हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आकाश सर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक, जिसमें से हम पहला लेक्चर देखने वाले हैं जीन इंटरैक्शन। सो इसमें जीन इंटरैक्शन के टाइप्स, इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन और इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन, जिसमें हम एपिस्टासिस के बारे में भी पढ़ेंगे। सो ये जो पहला लेक्चर होगा वो जीन इंटरैक्शन क्या है, उसमें हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, और टाइप्स ऑफ जीन इंटरैक्शन में हम सिर्फ इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन देखेंगे, जिसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए, अगर हम आउटलाइन देखें इस चैप्टर की, ये एक चैप्टर ही है जीन इंटरैक्शन। तो उसमें इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ जीन इंटरैक्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, एपिस्टैटिक एंड हाइपोस्टैटिक जीन्स, एंड टाइप्स ऑफ एपिस्टैटिक जीन इंटरैक्शन, जो भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो जीन इंटरैक्शन बेसिकली होता क्या है? सो द फिनोमेना ऑफ टू और more genes affecting the expression of each other in various ways in the development of single characters. So basically अगर हम लिखे तो जीन एक ही होगा, ओके okay? ये एक जीन होगा और दूसरा एक जीन होगा, जैसे कि हम जीन बी कहें। तो ये दो जीन जो है वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे का एक्सप्रेशन जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। और इन दोनों जीन के अफेक्शन की वजह से कितने कैरेक्टर्स आने वाले हैं? सिर्फ सिंगल कैरेक्टर्स, सिर्फ एक कैरेक्टर्स आएगा। सो द फिनोमेना ऑफ टू और मोर जीन्स affecting the expression of each other in a various way in the development of single characters of an organism is known as gene interaction. मतलब दो जीन्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है फॉर द सिंगल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ द सिंगल कैरेक्टर्स, उसे हम बोलेंगे जीन इंटरेक्शन। सो इसमें दो जीन हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी जीन्स हो सकते हैं। तो बेसिकली एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी आपने सुना होगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है कि मेनी जीन्स होते हैं, ओके, फॉर सिंगल कैरेक्टर्स। सो इसी तरीके से इसमें भी यही होता है। बट अब जीन इंटरैक्शन की अगर हम बात करें और या टाइप्स की बात करें, तो वो भी हम देखेंगे। तो देखो, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंट्रोल और influenced or even governed by a collaboration of the several different genes. Okay. मेंडल के अगर हम केसेस में देखें, तो मेंडल ने कहा था कि एक जीन होगा, वन जीन वन कैरेक्टर। ये सिंपल सा फिनोमेना हमने पढ़ा था मेंडल के केसेस में, कि एक जीन होता है और एक ही कैरेक्टर्स वो जो है वो कंट्रोल करता है। बट आफ्टर मेंडल, ओके, जो हम न्यू मेंडलिज्म कहते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे जीन्स जो होते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ ये कहे कि मेनी जीन्स इन्फ्लुएंस वन कैरेक्टर या सिंगल कैरेक्टर, सिंपल सा है। मतलब एक कैरेक्टर जो है वो बहुत सारे जीन से कंट्रोल हो रहा है। सिंपल सी बात कहे तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर in living organisms are controlled or influenced, governed by the collaboration of the several different genes. अब Mendel and other workers assume that the characters are governed by the single genes, but later it was discovered that many characters are governed by two or more genes. Okay, so ये जो मैंने अभी आपको बताया, so such genes affect the development of concerned characters in various way, and this leads to the modification of typical dihybrid and trihybrid ratio. So simple सा है, जो डायहाइब्रिड रेशियो होता हमारा फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, या ट्राईहाइब्रिड रेशियो जो है 27 9:3:3:1, सो ये चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हमने सिंपल सी बात करी, तो दो जीन्स जो होते थे, okay, वो सिंगल अपना अपना खुद का कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करते थे। इसके लिए हमें ये सिंपल से रेशियो जो वो हमने पढ़े थे, मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड हो या ट्राई। बट बाद में ये पता चला
एक कैरेक्टर जो है वो बहुत सारे जीन से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो डेफिनेटली ये जो रेशियो है वो रेशियो जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वो किस तरीके से चेंज हो जाते हैं वही हम देखने वाले हैं। ये केस मोनोहाइब्रिड में भी हो सकती है या डाइहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड में भी हो सकती है। So in gene interaction, expression of one gene depends on expression, maybe presence or absence of the another gene. कि क्या हो रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन, एक जीन का जो एक्सप्रेशन है वो डिपेंड कर रहा है आइदर दूसरा जीन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में। अब जीन्स जो होते हैं बेसिकली देज आर द केमिकल डिटरमिनर, जहां पे हमने पहले से हमें बेसिक इतना ये पता है कि जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के ऊपर होंगे, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये जीन्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होंगे, दे आर एक्सप्रेस्ड, और एक्सप्रेस होने के बाद इसे एमआरएनए बनेगा। ओके, और इस एमआरएनए में अगर हम बात करें तो इससे ट्रांसलेशन होगा और इससे एक प्रोटीन बनेगा। या हम कहे, या जीन कंसेप्ट में हमने पढ़ा होगा कि इससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, सिंपल। सो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो या तो स्ट्रक्चरल होगी या तो फंक्शनल वर्क करेगी। ओके, सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन सकते हैं, या फंक्शनल की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स बन सकते हैं। सो ये क्या है, एक केमिकल ही है। सो इट इज, जीन इज अ केमिकल डिटरमिनर, where whereas a phenotypic trait results from the combined action of many genes and their products constantly interacting with environment। ये वाला भी कंसेप्ट हम देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के टाइम पे कि इन्वायरमेंट आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिनोटिपिक कैरेक्टर। कुछ फिनोटिपिक ट्रेट जो होते हैं दे आर बेसिकली द combined actions of the many genes and their products and constantly interacting with the environment. So the environment includes not only ecological factors such as temperature and the amount of quality of light, but also the internal factors such as hormones and enzymes। कि बॉडी में जो हॉर्मोन्स या एंजाइम्स है वो भी मैटर करते हैं किसी भी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स के लिए। So the enzymes and are the proteins that specific molecular organization of protein determined by the genes, जो मैंने अभी आपको बताया। कोई भी प्रोटीन हो बेसिकली वो किस वजह से बना है, तो जीन की वजह से। ओके, सो जीन्स ही एक्सप्रेस होते हैं और एक्सप्रेस होने के बाद प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन जो है उसमें बहुत सारे प्रोटीन से एंजाइम्स वगैरह भी है। सो द एंजाइमेटिक प्रोटीन्स perform the catalytic functions in various cellular chemical metabolic reactions and causing the splitting or union of various molecules। सो बेसिकली ये जो एंजाइम्स होंगे ये एंजाइम्स का काम ही है मेटाबॉलिक रिएक्शंस करना। ओके, सो हमारे मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं, जिसे हम बेसिकली बायोकैटालिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, बायोकैटालिस्ट। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये जैसे कि स्प्लिटिंग और यूनियन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, ओके, ब्रेक डाउन या तो फिर कुछ सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करेंगे, जैसे एनाबॉलिक रिएक्शंस में मदद कर सकते हैं या तो फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्पफुल हो सकते हैं। अब each cellular chemical reactions involve the stepwise conversion of one substance called precursor into the another called end products, and each step is being mediated by the specific enzyme। so for example अगर मैंने सिंपल से कहा कि ये प्रोडक्ट 1 है, सो ये प्रोडक्ट 1 जो है वो प्रोडक्ट 2 में कन्वर्ट होगा। इस प्रोडक्ट 1 को प्रोडक्ट 2 में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे मैंने कहा कि एक्स एंजाइम है। सो तभी तो ये सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो प्रोडक्ट है, अगर मैंने कहा कि ये प्रोडक्ट अब प्रिकर्सर है, मतलब सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा, और इसे प्रोडक्ट 3 में कन्वर्ट होना है, तो इसके लिए भी हमें क्या लगेगा, एक एंजाइम लगेगा, जेड एंजाइम। सो मतलब सिंपल सा यही है कि एक फाइनल प्रोडक्ट जब आपके पास आता है तो वो किसी एक सब्सटेंस से, एक सबस्ट्रेट से होके आता है। वो जो फाइनल आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट में बहुत सारे स्टेप्स हैं बीच बीच में, और ये जो स्टेप्स होते हैं, ओके,
ये जो रिएक्शंस होते हैं, दीज रिएक्शन आर बेसिकली कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। ये रिएक्शन कौन कैटलाइज कर रहा है? एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कहाँ से बने? जीन से बने। सो बेसिकली अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जीन इज अ केमिकल डिटरमिनर, कि क्या बनने वाला है आगे जाके। सो ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? जीन डिटरमाइन कर रहा है। अब ऑल दिस सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉन्स्टिट्यूट द बायोसिंथेटिक पाथवे। उसे हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवे। देखिए पहला आपका जो सबस्ट्रेट था, वहां से आपका फाइनल एंड प्रोडक्ट जो है वो बना। सो उसमें से जितने भी बीच के जो स्टेप्स थे, उस सारे स्टेप्स को मिला के हम उस अभी क्या बोल रहे हैं? एक बायोसिंथेटिक पाथवे बता रहे हैं। ओके, एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि देखिए आपने सुना होगा पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में सुना होगा। एक डिसीज है, ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। सो हमारे बॉडी में फिनाइल एलेनिन करके एक अमाइनो एसिड्स होता है, जिसका बेसिकली ये है कि ये फिनाइल एलेनिन जो है ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। टायरोसिन नाम के अनदर अमीनो एसिड्स में ये कन्वर्ट होता है। बट इस फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम्स की जरूरत होती है। उस एंजाइम्स का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए एक स्पेसिफिक जीन है, उस जीन से ये एंजाइम बने। सो ये जो है ये इस फिनाइल एलेनिन के ऊपर काम करेगा, तभी जाके ये इसको टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और उसके वजह से फिनाइल एलेनिन या उसके डेरिवेटिव्स जो है वो आपके बॉडी फ्लूइड्स में बन जाएंगे, जैसे ब्लड हो या CSF हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें जमा होगा, और उससे जो है वो मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। ये इनबॉर्न डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो अब ये जो फिनाइलएलानिन से टायरोसिन में कन्वर्ट होने की प्रोसेस जो है उसे हम बेसिकली क्या कहेंगे? बायोसिंथेटिक पाथवे। ओके, ये तो मैंने एक स्टेप बता दी, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ओके, सो बहुत सारे, जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा। ओके, सो ग्लूकोज का कन्वर्जन जो है वो पायरुवेट एसिड्स पायरुवेट तक हो रहा है, तो उसमें 10 स्टेप्स है, और दिस ऑल 10 स्टेप्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट एंजाइम्स। अलग अलग एंजाइम्स है उसमें। ओके, सो वो हर एक एंजाइम जो है वो जीन से बना है। अगर उस स्टेप में का एक भी एंजाइम नहीं बना तो वो जो पाथवे है वो पाथवे नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके, सो एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे सिर्फ आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ कि एक सिंगल कैरेक्टर जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक जीन की वजह से ही आ रहा है। बहुत सारे जीन्स होते सकते हैं कि एक कैरेक्टर्स लाने के पीछे। ओके, और यही होता है जीन इंटरेक्शन में। सो अब जीन इंटरेक्शन की हम टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स है जो मैंने पहले भी डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, कि एक होता है अलिलिक जीन इंटरेक्शन, या उसे हम एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन, इसे बहुत बार इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंट्राजेनिक। सिंपल सा होता है इंट्रा विद इन जीन, एक ही जीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए दिस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन गिव्स द क्लासिकल रेशियोज ऑफ 3:1 or 9:3:3:1. The interaction occurs between two alleles of the same gene. जीन कितना है? एक ही है। ओके, सो सिंपल से अगर हम बात करें तो मेरे पास टी जीन है। इस टी जीन्स के दो अलील्स होते हैं, एक होता है कैपिटल टी, एक होता है स्मॉल टी। सिंपल सा इतना हमें पता है। अब इसी दो अलील्स में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। इसी दो अलील्स में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। तो एक ही जीन्स के दो अलील में इंटरेक्शन हो रहा है, सो इसलिए हम इसे इंट्राजेनिक कह सकते हैं। एक ही अलील है, विद इन जीन है, सो इंट्राजेनिक कह सकते हैं। बट दो अलील के बीच में हो रहा है ना, सो इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं एलिलिक। दो अलील के बीच में हो रहा है, एलिलिक। अब यहाँ पे इपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा। इपिस्टासिस का सिंपल सा मीनिंग होता है मास्किंग ऑफ जीन। ओके, एक जीन जो होता है वो दूसरे जीन का इफेक्ट जो है वो मास्क करता है, उसे हम बोलते हैं एपिस्टासिस, एपिस्टैटिक जीन। सो ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये एक ही जीन में हो रहा है, इसलिए हम इसे अलीलिक इंटरैक्शन कह सकते हैं, या तो फिर इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कह सकते हैं।
अब इसमें दो चीजें आती हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा होता है कोडोमिनेंस। ये दो ही एग्जांपल हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और दूसरा जो होता है टाइप्स नॉन एलेलिक, या फिर उसे हम बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन इंटरैक्शन, या इसे हम क्या कह सकते हैं, इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन। इंटरजेनिक बिटवीन टू जीन, दो जीन्स के बीच में, मतलब यहाँ पे जीन ए है और दूसरा जीन बी है, या दो से ज्यादा जीन्स के बीच में हो रहा है। So in this type of gene interactions, genes located on same or different chromosomes, या तो वो जीन सेम क्रोमोसोम के ऊपर हो सकते हैं, या तो फिर दूसरे जीन से दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप उसे कहोगे नॉन एलिलिक। एक ही जीन के नहीं है ना, तो उसे नॉन एलिलिक कहेंगे। एक ही जीन के दो अलील होंगे तो फिर एलिलिक कहोगे। सो डिफरेंट क्रोमोसोम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर देयर एक्सप्रेशन। मतलब यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ए जीन है, ये क्रोमोसोम नंबर की अगर मैं 1 कहूं, और यहाँ पे एक जीन है जहां पे क्रोमोसोम नंबर 16 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो है वो वाई जीन है, सिंपल सा। सो ये ए और वाई जीन में इंटरेक्शन हो रहा है किसी एक कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर। अब ये दो जीन है वो दो अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर है, तो उनमें इंटरेक्शन हो सकता है। या तो फिर यहाँ पे ए जीन है और यहाँ पे एफ जीन है, ये दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है पर दो जीन्स अलग है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। सो जीन्स जो है वो या तो से क्रोमोसोम के ऊपर हो सकते हैं, या तो फिर अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर हो सकते हैं। अगर उनमें इंटरेक्शन हो रहा है फॉर प्लस एक्सप्रेशन और पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, सो उसे हम बोलेंगे जीन इंटरेक्शन। बट उस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन को हम कहेंगे एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन, या तो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, या तो आप उसे सिंपल भाषा में इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। इसमें एग्जांपल जो है वो हम देखेंगे, एपिस्टासिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे। देखिए, डिस्कवरी ऑफ द नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन हैज बीन मेड आफ्टर द मेंडल। ओके, मेंडल के बाद हुआ है, एंड कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय स्टडीइंग द फिनोटाइपिक ट्रेट ऑफ द जीन, कि वो जीन्स के फिनोटाइपिक ट्रेट्स क्या आ रहे हैं, क्या निकल के आता है उस जीन से, फिनोटाइप से। सो ये स्टडी करने के लिए बहुत इजी हो गया, और ये मेंडल के बाद, वो मेंडल के जो सक्सेस के पीछे जो राज था वो हमें पता है, कि उन्होंने जो पी प्लांट डिसाइड किया था, उसके जो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए, वो 7 कैरेक्टर्स जो है वो हर कैरेक्टर्स का जो जीन है वो हर अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर है। वैसे देखा जाए तो पी प्लांट में 7 ही क्रोमोसोम्स है, ओके, n इज इक्वल टू 7 है। वैसे 14 है डिप्लॉयड कंडीशन की अगर हम बात करें, और उन्होंने 7 कैरेक्टर्स देखे, उनके लिए उनको जो दिखे, उस कैरेक्टर्स के जो जीन्स है वो इसी 7 जीन्स के ऊपर, या 7 क्रोमोसोम्स, अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर थे। इसलिए उनको ये लिंकेज वाला कंसेप्ट हो, या फिर ये जीन इंटरेक्शन वाला जो कंसेप्ट हो, ये नहीं देखने को मिला। ओके, या उनके नोटिस में नहीं आया ये चीजें। अगर वैसा होता तो ये भी उनके नोटिस में आ जाता कि कुछ जीन्स जो है वो एक साथ इंटरैक्ट करके किसी एक कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट तभी ऐसा नहीं हुआ। सो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो आफ्टर मेंडल्स के बाद पता चली। चलो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अब यहाँ पे ये समझने से पहले मैं थोड़ा सा ये आपको बता देता हूँ कि कंप्लीट डोमिनेंस जो है, या लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने पढ़ा होगा, कि जो हाइब्रिड कंडीशन होती है, जैसे ये वाली कंडीशन आपने सुनी होगी मोनोहाइब्रिड, जिसमें कि एक जीन जो होता है वो डोमिनेंट होता है दूसरे जीन्स के ऊपर या अलील के ऊपर। तो यहाँ पे कैपिटल टी अलील जो है, इट इज कंप्लीटली सप्रेस द इफेक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ द रेसेसिव अलील। स्मॉल टी को आपने कहा रेसेसिव अलील। सो इस वजह से इसका जो फिनोटाइप है वो आएगा टॉल। सो ये सिंपल सी बात है कि एक अलील जो होता है वो कंप्लीटली डोमिनेंट होता है दूसरे अलील के ऊपर, जिसका कुछ भी एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेस नहीं होने देता, कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होने देता।
बट अब नाम में हमने लिखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कि एक अलील जो है हाइब्रिड कंडीशन का, वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है दूसरे के ऊपर, मतलब कि कंप्लीटली डोमिनेंट है, थोड़ा सा वो डोमिनेंट है भी, ओके, बट उतना नहीं जितना वो होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब बात यहाँ पे अगर हम ये करें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के वजह से फिर इस हाइब्रिड की क्या कंडीशन आएगी या फिनोटाइप क्या आएगा, तो इसमें जो फिनोटाइप है, ये दो कैरेक्टर्स जो पैरेंटल कैरेक्टर्स है उनमें उसके बीच में का आएगा, सो उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। सो कैरेक्टर्स क्या आएगा, इंटरमीडिएट। और ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, इसके लिए हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये पार्शियल डोमिनेंट है। सो इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कह सकते हैं या तो फिर पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं। अब देखिए, sometimes in heterozygous dominant allele does not completely mask the phenotype of phenotypic expression of the recessive allele, and there occurs an intermediate phenotype. कौन सा phenotype बनेगा, intermediate, in the heterozygous condition, and this is called as incomplete dominance. या तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, in heterozygous condition, okay, the one allele, okay, does not mask the effect of another allele completely. ओके, सो पार्शियली कर सकता है, सो इसलिए हम इसे पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं। अब ये वाला जो है वो किस चीज में हमें देखने को मिला, सो इसके लिए दो एग्जांपल्स है। एक जो है वो स्नैपड्रैगन प्लांट है, तो दूसरा जो है वो है 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा, ये दो वाले, ओके, इसे हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। सो इनमें हमें ये बेसिकली देखने को मिला। सो इस इसमें क्या होता है कि ये इसमें दो तीन फिनोटाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। कैसे कि देखिए, यहाँ पे एक रेड फ्लावर होगा जो डोमिनेंट होगा, और एक व्हाइट फ्लावर होगा जो हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है। सो इसके अगर हमने बोला गैमेट्स बनेंगे, तो ये बना कुछ इस तरीके से। अगर हम नॉर्मली बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे अप्लाई करें, तो ये वाले जो फ्लावर्स है ये सारे क्या बने चाहिए थे, रेड। बट ये कैपिटल आर जो है यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, इसके लिए इसका फिनोटाइप जो है वो बना पिंक, मतलब दोनों पेरेंट्स से कुछ तो अलग बना, इंटरमीडिएट बना, ओके। तो फिर इसकी हमने अगर सेल्फिंग की, तो कुछ हमें यहाँ पे ये गैमेट्स बनेंगे, और ये वाला अगर हमने F2 जनरेशन रेज की, तो हमें यहाँ पे रेड, पिंक और व्हाइट दोनों मिले। सो अगर हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक की बात करें, तो जीनोटाइप क्या क्या आ गया हमारे F2 जनरेशन में, तीन आ गए, 1s2, 2s2, 1, और फिनोटाइप भी तीन ही आ गए, रेड, पिंक एंड व्हाइट। सो 1s2, 2s2, 1। सो चेंज हो गया आपका 3s to 1 का रेशियो। सो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो क्या हो गया, सेम आ गया। यहाँ पे जो इंटरैक्शन हुआ वो दो जीन्स के बीच में हुआ क्या, नहीं। तो ये जो इंटरैक्शन है वो हुआ एक ही जीन्स के बीच में, बट दो अलील्स के बीच में। जीन एक ही है बट अलील कितने हैं, दो, एक कैपिटल आर था, एक स्मॉल आर। सो ये अलील के बीच में इंटरैक्शन है, इसलिए हम इसे अलीलिक इंटरैक्शन कहेंगे, अलीलिक जीन इंटरैक्शन कहेंगे। और वो जो दो अलील्स थे वो एक ही जीन्स के थे, आर जीन एक ही जीन्स के थे, इसलिए हम इसे इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन भी कहेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट से ये बात आपको याद रखनी है कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम आएगा। सेम वही कंडीशन का एक दूसरा एग्जाम्पल है अलीलिक जीन इंटरैक्शन में, वो होता है कोडोमिनेंस।
देखिए को डोमिनेंस यानी कि एक साथ के मतलब यहाँ पे दोनों अलील जो होंगे वो डोमिनेंटनेस जो है वो शो करेंगे। कोई एक डोमिनेंट या कोई एक रेसेसिव ऐसा नहीं है, दोनों अलील जो है वो क्या है, डोमिनेंट, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे इन F1 जनरेशन या हेटेरोजाइगस कंडीशन में। जैसे sometimes both the alleles of a gene in heterozygous lack dominant and recessive relationship. Dominant और recessive relationship है ही नहीं है। That is, each allele is capable of some degree of phenotypic expression. दोनों allele मतलब बेसिकली हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, ब्लड ग्रुप जो है ए बी ब्लड ग्रुप, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो आई ए और आई बी के वजह से आ रहा है। सो आई ए अलील्स ने भी अपना एक्सप्रेशन दे दिया और ये आई बी वालों ने जो है वो भी अपना एक्सप्रेशन दे दिया, तो दोनों ने अपना खुद खुद का एक्सप्रेशन दे दिया इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में। सो इसलिए ब्लड ग्रुप जो है उस इंडिविजुअल का आया ए बी। सो in a sense codominance is no dominance at all, so the heterozygous showing the phenotypes of the homozygotes। okay. दोनों का जो है phenotypes दिख जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा है रोन कलर इन कैटल। सो यहाँ पे अभी हम दिखाने के लिए ये कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक रेड कलर की कैटल है, यहाँ पे व्हाइट कलर की, इसलिए डब्ल्यू ले लिया है, दोनों डोमिनेंट ही है इसलिए। सो यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन आ गया आर डब्ल्यू। सो इससे बना ये रोन कलर। सो रोन कलर बेसिकली क्या होता है कि दोनों कलर जो है वो मिक्स होते हैं, दोनों कलर आ रहे हैं, शो हो रहे हैं कि देखिए रेड कलर भी है और व्हाइट कलर के पैचेस भी कुछ आ रहे हैं। सो उससे हम बोलते हैं रोन कलर। तो इसकी अगर हम केस निकाले, F2 जनरेशन निकाले, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आर 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 डब्ल्यू आर आर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डब्ल्यू। सो ये बना रेड रोन, ये भी आया रोन और ये आया व्हाइट। तो सेम वही हो गया फिर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू और ये डब्ल्यू डब्ल्यू, 1s2 2s2 1। अगर हम फिनोटिपिक की बात करें तो रेड रोन एंड व्हाइट, उसके भी इंडिविजुअल्स बने सेम 1s2 2s2 1। ये तो था रोन कलर के बारे में। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में है। ओके, अब ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम का इंडिविजुअल है। ओके, तो अगर मैंने कहा कि ये ए बी ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल है, इसका जीनोटाइप ये है, और उसका जो है दूसरा पार्टनर जो है उसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ही है। सो अब इसके अगर गैमेट्स बने तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। देखिए बहुत सिंपल से होता है ये प्रोसेस। चलो मैं कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आई ए, यहाँ पे आई बी, यहाँ पे भी आई ए, यहाँ पे भी आई बी। सो ये आ गया आई ए आई ए, ये आ गया आई ए आई बी, ये आ गया आई ए आई बी फिर से, और ये आ गया आई बी आई बी। सो ये बनेगा ए ब्लड ग्रुप, फिर यहाँ पे आया ए बी ब्लड ग्रुप और फिर आया बी ब्लड ग्रुप। रेशियो वही बनेगा आई ए आई ए आई ए आई बी और आई बी 1:2:1। ब्लड ग्रुप कितने आ रहे हैं, तीन, ए बी और बी। सो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। सो यही पे हमें सिर्फ ये समझना है कि इस जीन इंटरेक्शन में सिर्फ दो अलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एक ही जीन के दो अलील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे जीन इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, या तो फिर हम इसे कहेंगे अलीलिक जीन इंटरेक्शन, या तो फिर हम इसे नॉन इपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। सो ये फर्स्ट था कि हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा और एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है वो देखा। दूसरे लेक्चर्स में हम देखेंगे इपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक जीन क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंट टाइप्स है, वो हम जो है वो बात करेंगे एपिस्टासिस में। सो सेकंड लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जो है यही लेक्चर सीरीज जो है वो चालू करने वाले हैं, जेनेटिक्स के 2-3 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के
हिसाब से उसके ऊपर जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स या और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।